Our today's topic is the topic of microbiology, and out of which there are two further subtopics, which is virus and bacteria. So today we are going to cover the topic of virology. वायरस की बात करेंगे, हम उसी को देखेंगे. उसका जो पीएमडीसी का कोर्स है जो अभी उन्होंने रिसेंट अपडेट, आई थिंक वो सेम ही है, पिछले साल वाले ही आ रहा है. तो उसमें लास्ट ईयर जो वायरस का कोर्स है उसके अंदर बैक्टीरियोफेज का टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर 2 एमसीक्यूज बैक्टीरियोफेज के टॉपिक से आए, तो मैं इस दफा बैक्टीरियोफेज का टॉपिक भी करवाऊंगा आपको उसके साथ इंक्लूडेड. सो माइक्रोबायोलॉजी में वी आर डिवाइडिंग दिस टॉपिक into two subdivision, that is viruses and bacteria. So let's focus on viruses first. Viruses को इन 4 ब्लॉक्स में करना है हमने. इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे, वायरल डिजीज इन ह्यूमन से मैं आपको ब्रीफली करवाऊंगा, रिट्रोवायरस की डिटेल से बात करेंगे, एंड फाइनली बैक्टीरियोफेजेस. सो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड रिटन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ वायरसेस? द पार्टिकल्स. ये भी तो लिख सकते थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स या कोई किंगडम दे देते. इसको हम क्या कह रहे हैं, पार्टिकल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे लैक दी सेल्स. दे लैक व्हाट? इनमें सेल्स नहीं होते हैं. सेल का क्या स्ट्रक्चर है? सेल मेम्ब्रेन, कोई ऑर्गेनेली, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन. चलो डबल मेम्ब्रेन ना सही, सिंगल ही हो, कोई तो हो. बैक्टीरिया में भी तो है ना. ठीक है, आपको सर न्यूक्लियस नहीं है, आरबीसी में भी नहीं है, बैक्टीरिया में भी नहीं है, तो यहां भी नहीं है, तो ठीक है, नहीं है, लेकिन बाकी सेल मेम्ब्रेन तो है. मैंने आपको कहा था कोई एक सेल ऐसा बोलो जिसकी मेम्ब्रेन ना हो, कोई एक भी ऐसा नहीं. सेल वॉल के अलावा हमें मिल जाते हैं, न्यूक्लियस के अलावा मिल जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अलावा कोई सेल नहीं मिलता. इसकी सेल मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो ये तो सेल ही ना हुआ, इसकी वजह से इसको हम डेड में डालते हैं. लेकिन मैं लिविंग में क्यों कहते हैं, जो अगली बात लिखी हुई है, पार्टिकल्स कंटेनिंग व्हाट? न्यूक्लिक एसिड. बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, दे हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, दैट व्हाट मेक्स देम लिविंग. लेकिन जब दोनों बातें लिविंग नॉन लिविंग की है, तो हम इसको क्या लिखते हैं? हम इसको बाउंड्री लाइन पे बताते हैं. इसलिए दे आर जस्ट द पार्टिकल ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑफन विद द प्रोटीन कोड. और इनकी प्रॉपर्टी क्या है? ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट. व्हाट इज अ पैरासाइट? लिव इन द होस्ट एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉयज द होस्ट. मतलब एक तो फायदा भी लेना है और अगले को नुकसान भी देना है. व्हाट इंट्रासेल्युलर मींस? सेल के अंदर जाके, बाहर ऊपर ऊपर से नहीं, सेल के अंदर से फायदा लेना और फिर उसको सेल को नुकसान पहुंचाना. ऑब्लिगेट मींस मस्ट, इट इज एन ऑब्लिगेशन. इसके बगैर वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, वायरस आगे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, वायरस डेड हो जाएगा. तो इस वजह से वायरस के लिए मस्ट है कि अगर उसने आगे प्रोड्यूस करना है, अपनी उसने जनरेशंस को आगे कैरी ऑन करना है, तो उसको किसी होस्ट की जरूरत पड़ेगी. और ये वायरस का कॉन्सेप्ट होता है, हर वायरस का. तो ये है कि वायरसेस आर नेवर इंक्लूडेड इन एनी किंगडम, दे आर एट द बॉर्डर लाइन. ये नीचे किंगडम्स लिखे हुए हैं. किंगडम का एक बेसिक रूल है, लिविंग का होता है. किसका होता है? वो जो लिखा हुआ है जी, प्रोकैरिया, यूकैरिया, प्रोकैरिया सिंगल सेल, मल्टीपल सेल, वो सारे डिफरेंस हमने पहले भी किए हुए हैं. एक रूल क्या चल रहा है, बेसलाइन क्या चल रही है? लिविंग है. वायरस का कोई किंगडम नहीं, नीचे किसी भी किंगडम में वायरस इंक्लूडेड नहीं. तो स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल वायरस क्या आ जाता है? दो चीजें आती हैं न्यूक्लियोकैप्सिड में. एक तो न्यूक्लिक एसिड कोर, डीएनए और आरएनए. एंड नहीं लिखा यहां पे. अगर मैं ये ह्यूमंस का लिखूं सेल, तो मैं क्या लिखूंगा? डीएनए एंड आरएनए, दोनों होते हैं हमें. इसमें कोई एक होता है. इसी वजह से जस्ट रीड दिस थर्ड लाइन. वायरसेस द ओनली एंटिटी इन विच आरएनए कैन एक्ट एज हेरिडिटी मटेरियल. मतलब अगर क्वेश्चन ये है, which of the following acts as an heredity material in humans? Answer is DNA only. And which of the following can act as heredity material in viruses? DNA and RNA. दोनों के दोनों हेरिडिटी मटेरियल के तौर पे काम करेंगे. हाँ, ये बात देखी गई है कि किसी एक वायरस में एक वक्त में कोई एक ही मिलेगा, या डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा. और प्रोटीन कोड क्या होता है? कैप्सोमियर का बना है, अमीनो एसिड क्या है, वो उसकी शेप बनाता है. और न्यूक्लिक एसिड क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्टिविलिटी. बेटे याद रखना, ये आपकी जो वैक्सीन बनती हैं, इतना टाइम क्यों लगता है? वाई इट टेक्स 1 year और 6 months और 8 months? एटलीस्ट वैक्सीन बनाने में कम से कम 2 से 3 महीने फिर भी लग जाते हैं. चलो 8 months ट्रायल्स के लिए सही है. उसके क्यों लगते हैं बेटे? ये देखो, एक ऐसी चीज है जो आम आंख से नजर नहीं आती है. पहले तो उसको पकड़ना, फिर उसको स्टडी करना है. स्टडी करने के बाद हमें एक ऐसी लैब चाहिए कि जिसमें वो फैल ना जाए, उसी जगह पे कंटेन होके. इंसानों नहीं करना है ना, इंसान को टच करेगा तो शायद इंसान में भी जा सकता है. तो अगला प्रॉब्लम क्या आने वाला है कि इक्विपमेंट इतना ज्यादा हाईली जो फैसिलिटेटेड इक्विपमेंट होता है, इतना एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होता है कि टेक्स लॉट ऑफ टाइम.
और फिर इतना ही नहीं, वायरस को नहीं स्टडी करना, उसके अंदर उसका न्यूक्लिक एसिड कोर को पकड़ना है और उसको भी वो करना है कि उसको या तो डिस्ट्रॉय करना है या उसको किल करना है, किस तरह से उसको निकालना है शायद, ताकि वो इन्फेक्शन ना कर सके। बात समझ आ रही है आपको? तो इसीलिए इट टेक सम टाइम, सो दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट द वायरसेस। हाँ, एक इंपॉर्टेंट जिसमें लाइन लिखी है, ऑल वायरसेस आर न्यूक्लियोकैप्सिड, वो होता है हाँ, मे हैव एनवेलप, मे हैव और मे नॉट हैव, ये 50-50 है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा इनका, सेंटर में डीएनए और आरएनए, कोई एक होगा। डीएनए आरएनए बनाऊं तो कैसे बनाऊं, सिंगल स्टैंडर्ड बनेगा, बस ये फर्क। ये इनका जो आपको हेक्सागोनल शेप नजर आ रही है कैप्सिड की वजह से, और ये जो बाहर बना हुआ ये एनवेलप है, मे और मे नॉट बी देयर। न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, capsid is made up of amino acid, envelope is made up of lipoproteins। इसका मतलब है सेल मेम्ब्रेन से मिलता जुलता कौन है, envelope। न्यूक्लिक एसिड भी नहीं, कैप्सिड भी नहीं, envelope मिलता जुलता है, लेकिन वो मे और मे नॉट भी है। अच्छा, वायरल डिजीज इन ह्यूमंस में जाने से पहले ना मैंने आपको एक चीज करवानी है, एक मैं आपको चीज करवाता हूं, आपका ना जिंदगी आसान हो जाएगी उसमें। डीएनए कंटेनिंग वायरसेस कौन सी हैं, आरएनए कंटेनिंग कौन सी हैं, एनवेलप्ड कौन सी हैं, नॉन एनवेलप्ड कौन सी, ये बहस जरा आज हम कर लेते हैं, हम आसान कर लेते हैं। इसमें जाने से पहले मुझे आपका बोर्ड पे फोकस चाहिए जरा एक। लेट्स मेक अ टेबल आउट ऑफ इट। मैंने यहां नहीं बनाया, मैं यहां बना के दिखाता हूं आपको। डीएनए कंटेनिंग वायरसेस, आरएनए कंटेनिंग वायरसेस, एनवेलप्ड, और दूसरी कौन सी कैटेगरी है, नॉन एनवेलप्ड। इसका एक टेबल बना लेते हैं अपने समझने के लिए। इधर देखना है आपने, जरा फोकस चाहिए मुझे आपका। ये बना लिया टेबल। अब जरा पढ़ते हैं इसको ऊपर से और इस टेबल में लिखना शुरू करते हैं। पहला टेबल क्या है, डीएनए वायरसेस कौन कौन सी है, चार लिखी, तीन है कि चार है, चार है, तीन है कि चार है, चार है। हर्पेस सिम्प्लिस की दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 टाइप 2। तो कौन कौन सी, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस सिम्प्लिस टाइप 1, हर्पेस सिम्प्लिस टाइप 2 और हेपेटाइटिस बी। चारों की चारों क्या हैं, डीएनए कंटेनिंग। ये क्या लाइन लिखी हुई है आगे, ऑल अदर्स आर आरएनए। क्लियर? नीचे वाला टेबल पढ़ते हैं, नीचे हेडिंग क्या दी हुई है, नॉन एनवेलप्ड, दो लिखी हुई है, पोलियो एंड हेपेटाइटिस ए, और नीचे बॉटम रेड लाइन क्या है, ऑल अदर आर एनवेलप्ड। अब जरा मुझे बताओ, मैंने डीएनए के आगे वो चार वायरसेस लिखनी है, एनवेलप्ड में लिखूं नॉन एनवेलप्ड? नॉन एनवेलप्ड तो हमें पता है दो हैं, बाकी सारी कौन सी हैं? तो अगर डीएनए के साथ ऊपर इनवैलिड लिखा तो नहीं है, लेकिन हम इनवैलिड क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमें नॉन इनवैलिड का पता है। तो इसका मतलब है ये जो चारों ऊपर वाली लिखी हैं कौन कौन सी हैं जी, स्मॉल पॉक्स, एब्रीविएशन लिख रहा हूं, हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 एंड टाइप 2, और तीसरी कौन सी है, हेपेटाइटिस बी। ये किस में आ जाएंगे, डीएनए भी है और इनवैलिड भी है। आगे कौन सी कैटेगरी आ गई, नॉन इनवैलिड की। तो ये आरएनए कंटेनिंग है, डीएनए कंटेनिंग, लिखा तो नहीं हुआ लेकिन क्या पता लगा, डीएनए तो पता है, बाकी सारी क्या है, तो ये भी तो बाकी सारी में आती है। इसका मतलब है आरएनए नॉन इनवैलिड में कौन सी आएंगी, पोलियो और हेपेटाइटिस ए। ओके, तो आरएनए इनवैलिड कौन सी हुई, ऑल अदर, ऑल आर अदर आर आरएनए, ऑल अदर आर इनवैलिड। कोरोना वायरस क्या है, आरएनए इनवेल, मतलब जो नहीं पता ना वो इसमें फिक्स हो जाती। एक डिजीज होती है यंग एथलीट्स के अंदर, यंग एथलीट्स में वायरल डिजीज है, उसको कहते हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। हैव यू एवर हर्ड द नेम? नो, दैट इज कॉज्ड बाय अ वायरस। उस वायरस का नाम है एप्स्टेन बार वायरस, ईबी वायरस बोलते हैं। क्या है नेचर में, आरएनए में। देखो अब फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे हैं लेकिन नेचर हमें पता लगी वो क्या होती है। डेंगू से सुना हुआ है ना, पाकिस्तान में इतना उसने हैवक कॉज किया आज से 7-8 साल पहले। अगेन कॉज बाय अ वायरस, दैट वायरस इन नेचर इज आरएनए इनवेलप्ड। तो कौन सी कैटेगरी रह गई, डीएनए नॉन इनवेलप्ड। टिल नाउ कोई वायरस आज तक इस कैटेगरी में फिट नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि हो नहीं सकता, यू नेवर नो, हो सकता है आप में से कोई बैठा हो साइंटिस्ट कल ढूंढ के निकालता है डीएनए नॉन इनवेलप्ड, बिल्कुल हो सकता है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं। तो हो सकता है आपको एमसीक्यू आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस डज नॉट एग्जिस्ट टिल नाउ। कौन सी एग्जिस्ट नहीं कर रही,
डीएनए नॉन एन, बाकी तीनों कैटेगरीज बना दी। तो मैंने आपको एक एमसीक्यू करवाया जो इस टेबल से रिलेटेड। क्लियर हो गया? डीएनए इनवैलिड के नाम बताओ। चारों हो गई जो हमने यहाँ पे लिखी है, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस सिम्प्लेक्स टाइप 1, टाइप 2 और हेपेटाइटिस बी। आरएनए नॉन इनवैलिड के नाम बताओ। पोलियो, हेपेटाइटिस ए। आरएनए इनवैलिड ऑल अदर्स, कोई भी आ जाए, और डीएनए नॉन इनवैलिड नहीं है। चलो जी, अब ये अगर हो गया है तो ये टेबल हमारे लिए करने बहुत आसान हो गया। ये वायरल डिजीज के टेबल है, इसमें से अच्छा सब कुछ करना भी नहीं है हमने। आपका जो पीएमडीसी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एड्स के बारे में पूछा, तो एड्स की हम डिटेल करते हैं, बाकियों को मैं जस्ट एक क्विक रिवाइज करवाता हूं आपको। हर्पेस सिंप्लेक्स, मम्स, मीजल्स, पोलियो, एड्स। अभी हर्पेस सिंप्लेक्स और पोलियो तो हमने पढ़ी है, इनकी नेचर। हर्पेस सिंप्लेक्स की क्या लिखी हुई है? इनवेलप्ड। इनवेलप्ड कैसे है ये हमें पता लग गया। पोलियो की क्या है? आरएनए है, नॉन इनवेलप्ड है, तो बाकी किस में फिट करें? आरएनए इनवेलिड। मम्स, मीजल, एड्स की भी एचआईवी भी किस में आएगी? आरएनए इनवेलिड में। अच्छा, मैं सिर्फ एड्स को डिस्कस करने लगा हूं। बॉटम ऑफ द स्लाइड में आपने देखना है क्या इसका कॉन्टेक्ट कैसे फैलती, कैसे है ये सेक्सुअल एंड ब्लड कॉन्टेक्ट। एक्चुअली पता कैसे फैलती है ये? बॉडी फ्लूइड ट्रांसमिशन से। कैसे फैलती है? बॉडी फ्लूइड ट्रांसमिशन। वो किसी भी तरीके से जाए, कैसे भी जाए, लेकिन अगर बॉडी फ्लूइड एक इन्फेक्टिव से एक नॉर्मल में चला जाएगा तो उसको भी क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम। अच्छा, वो बॉडी फ्लूइड जाने के तरीके दो तो यहां पे लिखे हुए हैं, एक सेक्सुअल कॉन्टेक्ट है, दूसरा कौन सा? ब्लड। और भी कोई तरीका हो सकता है? कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस, खुदा ना खासा कर दिया, ऑपरेशन करना था लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको ऑटोक्लेव नहीं किया प्रॉपरली, उनको प्रॉपर किल नहीं किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर हेपेटाइटिस बी के बंदे का ऑपरेशन हुआ कुछ भी ऑपरेट है, लेकिन हेपेटाइटिस बी तो उसके पूरे ब्लड में। एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, तीन डिजीज याद रखनी। कौन कौन सी? एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। तीनों का सोर्स ऑफ स्प्रेड एक ही है, बॉडी फ्लूइड्स। आप में से किसी ने ब्लड डोनेट किया है कभी? किसी को ब्लड डोनेट किया हुआ है? जब ब्लड डोनेट करते हैं तो सिर्फ ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट नहीं होती, इन तीनों डिजीज का भी टेस्ट होता है कि डोनर के अंदर एड्स, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी भी नेगेटिव होने चाहिए। रिसिपिएंट का मैटर नहीं कर रहा उस वक्त, रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप मैटर कर रहा है। उसका एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी स्टेटस मैटर नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर तो ब्लड आना ही है ना। उसको तो जो भी है तो वो किसी और को तो नहीं कर रहा ना फिलहाल। तो डोनर का ये बहुत मैटर करता है कि डोनर के तीनों चीजें क्रॉस क्यों करते हैं? क्योंकि पता है कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली अगर खुदा ना खास्ता है तो अगले में चली जाएगी। तो ये क्या है? बॉडी फ्लूइड ट्रांसमिशन। अगला एड्स की इंपॉर्टेंट बात क्या है? एड्स का प्रॉब्लम क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इम्यूनिटी। एड्स का जो वायरस है, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये अटैक किस पे करता है जाके ह्यूमन बॉडी में? हेल्पर टी सेल। और हेल्पर, आपको पता है हेल्पर टी सेल आपकी कितनी परसेंट इम्यूनिटी बनाते हैं? डू यू नो दैट? आपके इम्यून सेल इतने सारे हैं, उसमें हेल्पर टी सेल तो एक कैटेगरी है। 80%। हेल्पर टी सेल कितने परसेंट इम्यूनिटी बनाते हैं? 80%। और एचआईवी इन 80% को खा जाता है, तो पीछे बचा क्या? वो 20% मिलकर भी हैंडल नहीं कर पाते। ये बात को समझो, लॉजिक समझो कि क्यों इतना डेंजरस है ये, और इसमें प्रॉब्लम क्या होने वाली है अगर हो गई। चलो आगे प्रॉब्लम, ट्रीटमेंट कोई भी नहीं, ये ट्रीटमेंट नहीं है। इस टेबल के अंदर दो डिजीज ऐसी हमने पहले भी कहीं पढ़ी है, हर्पेस सिंप्लेक्स और एड्स। कहां पे पढ़ी है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में। ये मैं आपको क्यों यहाँ पे ये बात बता रहा हूँ, दो चैप्टर लिंक हो रहे हैं, फिर दो चैप्टर लिंक हो रहे हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर है और रिप्रोडक्शन में सेकंड ईयर का चैप्टर था बुक का, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बुक। तो इसमें लेकिन यहाँ पे चैप्टर रिलेट हो रहे हैं तो एमसीक्यू ज्यादा आने के चांसेस इनमें से मिक्सअप हो सकता है। कुछ आपको मैं इसकी वो दिखा देता हूँ इसमें जल्दी से। हर्पेस सिंप्लेक्स का मैंने आपको बताया था, उस वक्त भी बताया था मैंने, इसका दो होते हैं। जो टाइप 1 होती है यूजली ओरल रीजन पे करती है, टाइप 2 होती है सेक्सुअल रीजन पे करती है। लेकिन ऐसे होता है इसमें। क्या थी हर्पेस की फीचर? क्या थी? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में पढ़ी थी, क्या फीचर थी? कौन सी थी? वाटरी, वाटर फिल्ड लियन, वाटरी वाटरी, बिल्कुल वैसे लियन, माउथ उसमें बन जाती। ये मम्स का, आपने इसको कनपेड़ी भी बोलते हैं ना इसको। ये यहाँ पे ऐसे जो आपका पेरोटिड ग्लैंड है उसके स्वेलिंग है, पेरोटिड यहाँ पे और यहाँ पे, राइट और लेफ्ट चीक के अपर वाली साइड पे होता है। तो देखो इस तरह का आपने देखा भी होगा, बच्चों को अक्सर हो जाता है ये, तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है। मीजल्स में क्या होता है? मीजल में जनरलाइज बॉडी रैश होता है, सिर्फ पाम्स ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फुट ये बच जाते हैं, बाकी पूरी बॉडी टिल फेस या टिप से लेके पूरा नीचे तक पूरी बॉडी। ये इसमें खारिश नहीं होती, ये इचिंग नहीं होती। देख के लग रहा है ना, नॉर्मली हम रैश के साथ इचिंग को लेते हैं, इसमें इचिंग नहीं होती, लेकिन ओवरऑल फीवर होता है और इस तरह का रैश बन जाता है बच्चे को यूजली।
और पोलियो तो आपको पता ही है, पोलियो में बोथ लेग्स बिकम नॉन फंक्शनल, क्योंकि पोलियो का वायरस जहां जाके बैठता है ना, वो जगह है स्पाइनल कॉर्ड के नीचे लंबर सेगमेंट। तो लंबर सेगमेंट में बैठे तो लंबर से नीचे की सप्लाई किसको जा रही है? टांगों को। तो टांगे दोनों काम करना परमानेंटली, इरिवर्सिबल डैमेज। और एड्स का तो खैर कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज अ ह्यूज इश्यूज जो इसके साथ एसोसिएटेड है। ये हेपेटाइटिस के टेबल है, इसमें भी जर्नल जो हमने पहला ब्लॉक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ हेपेटाइटिस ए कौन सी है? पढ़ो। आरएनए नॉन इनवैलिड। बी कौन सी थी? डीएनए इनवैलिड। ऑल अदर्स आर, जो मेजॉरिटी होती है। सबका एक ही कॉमन चीज है, वो क्या है? सब में जॉन्डिस होता है। और जरा बी और सी का देखो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखो, बी और सी का क्या लिखा हुआ है? बॉडी फ्लूइड। सेम किसका था? एड्स। सेम। ये ब्रेस्ट फीडिंग में भी हो सकता है। अगर तुम्हारे साथ मदर को बी और सी है या एड्स है और वो बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो ऑफ कोर्स बॉडी फ्लूइड ट्रांसमिशन उसमें भी पॉसिबल। जॉन्डिस किसको कहते हैं? जॉन्डिस इज डिफाइंड एज, jaundice is basically it's not inflammation of liver, that is hepatitis. Jaundice is defined as increased bilirubin in blood, जिसकी लॉजिकल डेफिनेशन है ना, वो क्या है? इंक्रीज बिलिरुबिन। अच्छा मैं क्लियर कर दूं, मेरी बात सुन लो, बात सुन लो, तरतीब से चलते हैं, चीजों को तरतीब से लेके चलते हैं। बाइल इज फॉर्म्ड बाय लिवर। फॉर्मेशन के बाद बाइल कहां जाती है? गॉल ब्लैडर, स्टोर हो जाती है। गॉल ब्लैडर से कब रिलीज होगी? when there is a fatty food, fat rich food, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन रिच नहीं, फैट रिच डाइट लेंगे, फ्राइड जिसमें आते हैं, जिसमें ये जो भी ऑयली प्रोडक्ट जितनी आप ले लो इसमें आती है, बेकरी आइटम सारा इसमें फिट इन होता है। तो वो सारा आपने खाया, आपके जैसे ही ड्यूडेनम के अंदर पहुंचा था, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां से गॉल ब्लैडर ने क्या रिलीज कर दिया? बाइल को। एक हार्मोन होता है कोलिसिस्टोकाइनिन जो ये काम मेक श्योर करता है। ओके, आ गई बाइल, क्या करवाया? इमल्सिफाई करवाया। वो अभी मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा, उसको हम छोड़ते हैं। बाइल दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। जब लिवर बाइल बनाता है ना, तो दो चीजें उसमें डालता है। कौन कौन सी? इधर देखो, एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो मैंने डिस्कस करनी है। बाइल में दो चीजें होती हैं, एक बाइल सॉल्ट्स, एक बाइल पिगमेंट्स। क्या होते हैं? बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट किस चीज के बने हुए हैं? बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट बना हुआ है बिलिरुबिन का। किसका बना हुआ है? व्हाट इज बिलिरुबिन? बिलिरुबिन किससे बनी हुई है? हीम से। हीम किस में होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसी। जरा सुनो, आरबीसी गए स्प्लीन के पास, 120 डेज पूरे हो गए थे, स्प्लीन की टाइट साइनोसाइड्स में गए, टूट गए। टूट के दो चीजें निकली, हीमोग्लोबिन और मेम्ब्रेन्स टूटी हुई। टूटी हुई मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गई, हीमोग्लोबिन स्प्लीन से निकल के पहुंचा लिवर के पास। लिवर ने उस हीमोग्लोबिन में से ग्लोबिन निकाला, ग्लोबिन को भेजा बोन मैरो, रीयूज। हीम को तोड़ा, और हीम को तोड़ के जो चीज बनाई इसको क्या बोला? बिलिरुबिन। और बिलिरुबिन किस में शामिल हो गया? एज अ पिगमेंट इन दी बाइल। बाइल का कलर होता है येलो। इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? बिलिरुबिन। तो जॉन्डिस में कौन इंक्रीज हो रहा है? बिलिरुबिन। तो ऑटोमेटिकली वो जो येलोविश अपीयरेंस आती है, मैं पिक्चर भी दिखाता हूं आपको, येलोविश अपीयरेंस जो आती है उस बिलिरुबिन की वजह से। सॉल्ट किस चीज के बने हुए? बाइल में। कोलेस्ट्रोल किसके बने हुए? कभी ये जहन में बात नहीं आई कि बाइल हमेशा फैट को इमल्सिफाई क्यों करता है? प्रोटीन के साथ क्यों छेड़छाड़ नहीं करता? कार्बोहाइड्रेट को क्यों कुछ नहीं कहता? क्योंकि खुद भी किसका बना हुआ है? लिपिड का ही बना हुआ है। एक कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड ही है ना, उसी का बना हुआ। अब बात समझ आ रही है आपको कि क्या सोचे जॉन्डिस कैसे होता है और कैसे होता है? वो मैंने आपको समझाया। ये देखो पिक्चर्स देखो, ऐसे ही होता है बिल्कुल। येलो बॉडी टैन, येलो टैन होता है बिल्कुल ऐसे ही। एक न्यू बॉर्न को दिखाया हुआ, उसको जॉन्डिस हुआ है, बिल्कुल ऐसे। सारी हेपेटाइटिस की पेरेंट्स ऑलमोस्ट सेम होती है, सब में जॉन्डिस आता है, सबके ऐसे हो। तो हम ना हिस्ट्री से जरा सॉर्ट आउट करते हैं एज अ डॉक्टर के कौन सा वाला है, हिस्ट्री से सॉर्ट आउट करते हैं। तो क्या हो गया इसमें? हेपेटाइटिस में क्या क्वेश्चन आ गया? हेपेटाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। हेपेटाइटिस इज यूजुअली कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन भी होती है। ये वायरस है जो हमने टेबल किया, ABCD वायरस है। इसके अलावा कुछ टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं, वो कर सकते हैं, ड्रग्स कर सकती हैं, काफी चीजें। आगे आती है रीट्रोवायरसेस। रीट्रोवायरसेस की बात कर रहे हैं तो कौन सी डिजीज की बात कर रहे हैं? एड्स की बात कर रहे हैं हम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरस, इनको रीट्रो का वर्ड क्यों लगता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन?
फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम, व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। बड़ी अजीब बात है, ये बड़ी अजीब बात है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल से दो स्ट्रैंड वाला नया मॉलिक्यूल बनना अजीब बात है, उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम चाहिए, उसका नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, ये कौन सी कैटेगरी में फिट होता है? ट्यूमर, कैंसर और ऑन्कोवायरस। ऑन्कोवायरस कौन सी होती है? एनी वायरस दैट कैन कॉज कैंसर। तो बेटे याद रखना, एचआईवी कैन ऑल्सो कॉज कैंसर। एचआईवी में जो मोस्ट कॉमन कैंसर देखा गया है वो माउथ का कैंसर है। आपको पता है जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लो होती है, आपकी बॉडी में दो जगह ऐसी हैं जो फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फुल ऑफ, आपका माउथ और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन आपने कहीं पढ़ रखा है, वो विटामिन के प्रोडक्शन, सिम्बायोटिक, ये भी सिम्बायोटिक ही है, लेकिन ये तब तक है जब तक इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। जैसे इम्यूनिटी डाउन होनी शुरू होती है, व्हाट हैपेंस? दे आर एक्टिवेटेड, ये पैथोलॉजिकल हो जाते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। और जिसमें माउथ का मैंने बोला है, क्या डिजीज हो सकती है? कैंसर हो सकता है। यहां पे हमने एमडी कैट के लिए क्या करना है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कैन कन्वर्ट वायरल आरएनए इनटू वायरल डीएनए एंड देन वायरल डीएनए कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट जीनोम एज प्रो वायरस, ताकि वो वहां पे कैंसर सेल बना दे। अब ये देखो, इसमें से एचआईवी एक वायरस है। सबसे पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, एचआईवी किस किस को इन्फेक्ट कर रहा है? तीन चीजें पढ़ो, क्या लिखी है? WBCs, न्यूरॉन्स एंड अदर टिश्यू सेल जनरली। हाँ, मेनली सेकंड लाइन में एक वर्ड लिखा है मेनली, अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है? हेल्पर टी सेल्स, मेनली हेल्पर टी सेल के साथ। अच्छा, हेल्पर टी सेल ही क्यों मेनली? व्हाई नॉट आरबीसीज? रिसेप्टर, एक ही लॉजिक है, इसके रिसेप्टर में बने हुए तो वहां पे ही होता है। एचआईवी मल्टीप्लाइज इन मंकी। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट लॉजिक समझ लेना, एचआईवी मल्टीप्लाइज इन मंकी बट डज नॉट कॉज डिजीज। सो इसको क्या बोलते हैं ऐसे वायरस को? होस्ट स्पेसिफिक। जब भी आप किसी वायरस के साथ पढ़ो ना, होस्ट स्पेसिफिक है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई बहुत सारों में कर सकता है, लेकिन डिजीज किस में करेगा? वो एक में करेगा। तो एचआईवी किसका होस्ट स्पेसिफिक है? ह्यूमंस। ह्यूमंस में डिजीज करता है, मल्टीप्लाई और में भी हो जाता है। एचआईवी कैन बी ट्रांसमिटेड, ये बॉडी फ्लूइड अभी हमने पढ़ा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड, या क्या हो सकता है? ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी जा सकता है। CD4 रिसेप्टर होते हैं, उनका नाम है जो करता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें दो स्टैंड होते हैं आरएनए के, सिंगल सिंगल स्टैंड। इसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, कैप्सिड जो इसका कोट है, और साथ क्या होते हैं? एनवेलप भी होता है। अच्छा, इसमें कुछ आगे चीज करते हैं इंपॉर्टेंट। अब ये बिहेवियर एचआईवी करता कैसे है काम, इसको तरतीब से हमने पढ़ना है। फ्रॉम योर लेफ्ट टॉप साइड से हम नीचे की तरफ आएंगे। सबसे अच्छा ये पता क्या है, ये टेबल कहां से शुरू हो रहा है? ये टेबल यहां से शुरू हो रहा है कि एक एचआईवी वायरस ह्यूमन में एंटर हो चुका है, उसके ब्लड में आ गया है। अगला काम क्या करेगा? अटैचमेंट। क्या लिखा हुआ अटैचमेंट के नीचे? HIV अटैचेस ऑन दी हेल्पर सेल, और रिसेप्टर का नाम क्या है? CD4 रिसेप्टर। हो गया अटैच। उससे अगला काम क्या करने वाला है? एंट्री। अच्छा, अब क्या क्या चीजें थी, एक मिनट मेरे साथ आओ, क्या क्या चीजें थी एचआईवी वायरस के अंदर? दो आरएनए, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, कैप्सिड और एनवेलप। एंट्री कौन लेगा इसमें से? कैप्सिड और उसके अंदर वाली चीजें। बाहर कौन रह जाएगा? एनवेलप। ये गौर से कॉन्सेप्चुअल, सिर्फ कैप्सिड अंदर एंटर होगा, और कैप्सिड के साथ ऑटोमेटिकली क्या क्या जा रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी जा रहा है, दोनों आरएनए स्ट्रैंड भी जा रहे हैं। ओके, तो वो एंटर हो गया, आपका एनवेलप बाहरी सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गया। अगला काम क्या होने वाला है? अनकोटिंग। अनकोटिंग किसकी हो रही है? कैप्सिड डिसॉल्व हो रहा है। कैप्सिड, या ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं अब हम, वो हेल्पर टी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर है, तो वहां पे उसके लाइसोसोम अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे? उसके कैप्सिड को डिसॉल्व कर देंगे। अंदर से क्या निकल आया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और आरएनए स्ट्रैंड। तो अनकोटिंग के बाद अगला काम क्या हुआ? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वो तो चलो हो गई, लोकेशन बताओ हो कहां रही है? साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल, ये उसकी जगह, न्यूक्लियस में नहीं गया अभी। हाँ, जब हो गई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वायरल डीएनए बन गया, तो वायरल डीएनए अब किस में होगा? इंटीग्रेट। और इंटीग्रेशन में दो काम होते हैं, एंट्री ऑफ द वायरल डीएनए इनटू द न्यूक्लियस, पहला काम, और दूसरा काम क्या होता है कि दिस वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट डीएनए। गौर से सुनिए ये बात, दो काम क्या किया हुआ इंटीग्रेशन में? वायरल डीएनए एंटर इनटू द न्यूक्लियस, और दूसरा काम क्या हुआ? इनकॉर्पोरेट। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रो वायरस। क्या कहते हैं? अभी बैक्टीरियोफेज में सेम कॉन्सेप्ट आएगा, मैं आपको कंपेयर करवाऊंगा वहां पे। प्रो वायरस ने तो कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल करके क्या किया है? सिंथेसिस शुरू कर दी, नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। बाय द वे, मेरी तरफ देख के बताओ, ये वायरल का डीएनए ट्रांसक्रिप्ट करके बना क्या रहा है? दोनों आरएनए स्टार्ट वाले। ट्रांसलेशन से क्या बना रहा है? प्रोटीन। क्या करनी है इसमें? एक तो कैप्सोमियर वाली और दूसरी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अपनी मर्जी की चीज है ना, अपनी मर्जी की चीज है।
मेन सेंटर कंट्रोल कर लिया, अपनी मर्जी के प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। बात समझ आ गई आपको? इस तरह से चल रहा है। अच्छा हो गए, निकल आए, वो वापस साइटोप्लाज्म में आएंगे, साइटोप्लाज्म में उनकी होगी असेंबली, इकट्ठे होंगे कैप्सोमियर दोबारा, उसके अंदर आरएनए, उसके अंदर बिल्कुल ओरिजिनल की तरह, और फाइनली रिलीज। हाँ, रिलीज के दौरान एक चीज ऐड होनी है, एनवेलप। एनवेलप कहां से आएगा उनका? दे गॉट एनवेलप फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और एनवेलप दोनों लिपोप्रोटीन होते हैं, तो डिसॉल्व भी वहीं पे हुआ, बना भी वहीं से, बाकी चीजें अंदर से आई। तो जल्दी से रिवाइज करवाओ मुझे, कौन कौन से पॉइंट हो गए? अटैचमेंट, एंट्री, अनकोटिंग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यहां तक था साइटोप्लाज्म में। इसके बाद कहां चला गया? न्यूक्लियस में इंटेग्रेशन, सिंथेसिस ऑफ वायरल पार्ट, असेंबली वापस साइटोप्लाज्म में, और फाइनली क्या हो गई? रिलीज। एक एमसीक्यू मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, मुझे जुबान नहीं याद। एक एमसीक्यू था बैक्टीरियोफेजेस, वो लिखा था बैक्टीरिया एंटरिंग वायरस, वायरस एंटरिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंटर बैक्टीरिया, वायरस एंटरिंग वायरस। तो क्या बनता है? वायरस इन बैक्टीरिया, वायरस कॉजिंग डिजीज इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफेज के नाम में बैक्टीरिया आता है, लेकिन ये असल में क्या है? बैक्टीरिया ईटिंग वायरस, ये वो है। सो द वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया एंड कॉजेज इट्स लाइसिस, मोस्ट कॉमन कौन सी हैं? टी फेजेस है, इसमें T2 एंड T4 स्पेशली। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? दूसरा एमसीक्यू इसके स्ट्रक्चर से आया हुआ था, वो भी अभी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? इसके दो पार्ट्स हैं, इधर देखो आपकी राइट हैंड साइड पे। एक इसका है बेसिकली हेड, जो पिरामिड शेप्ड, प्रिज्म शेप्ड है। इसमें दो हेक्सागोनल, जो ट्रायंगुलर रीजन होते हैं, हेक्सागोनल होता है। इसमें डीएनए होता है। कौन सा होता है? अभी हमने डीएनए कंटेनिंग वायरसेस नहीं की, कौन कौन सी थी वो? स्मॉल पॉक्स, हर्पेस सिम्प्लेक्स, टाइप 1 टाइप 2 हेपेटाइटिस बी, ये तो लिखी नहीं थी वहां पे। ये क्यों नहीं लिखी थी? अभी तो डीएनए कंटेनिंग है, क्योंकि बेटे मैंने आपको बताया था वो टेबल ह्यूमंस का है। वो वायरसेस जो ह्यूमन में डिजीज करती हैं उनका टेबल है। ये किस में आ रही है? ये बैक्टीरियोफेज, तो ये भी डीएनए कंटेनिंग है। हो सकता है आपको आज अभी द फॉलोइंग इज नॉट अ डीएनए कंटेनिंग, बैक्टीरियोफेज इज आल्सो डीएनए कंटेनिंग। और इसकी दूसरी टेल होती है। टेल में बेटे कोर होता है अंदर, अभी इसमें डायग्राम में विजिबल नहीं है। उसके बाद कोर के बाद शीट, जो आपको ब्लू में नजर आ रही है, आउटिंग कवरिंग। उसके अपर एंड पे कॉलर, इसको कॉलर कहते हैं, और लोअर एंड पे जो पार्ट है उसको एंड प्लेट कहते हैं। एमसीक्यू लास्ट टाइम ये आया था कि कितने टेल फाइबर अटैच होते हैं नीचे की तरफ, वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर आपकी बुक के अकॉर्डिंग 6 टेल फाइबर बने हुए हैं। तो इसका साइकिल ना बिल्कुल एचआईवी से मिलता जुलता है, एचआईवी से बहुत मिलता है। कैसे? अटैचमेंट वहां भी ऐसी थी, यहां अटैच कहां हो रहा है? बस फर्क क्या है? बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर। वहां पे रिसेप्टर थे हेल्पर टी सेल की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, यहां पे रिसेप्टर का है बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर। अटैचेज एट रिसेप्टर साइट, वीक केमिकल यूनियन बनता है, और उसके बाद क्या होती है? पेनिट्रेशन। अच्छा मजे की बात, पेनिट्रेट अंदर होता क्या है उसके अंदर? टेल रिलीजेस द लाइसोजाइम टू डिसॉल्व बैक्टीरियल सेल वॉल, टेल शीट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेल कोर फोर्स्ड इनटू द सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन, वायरल डीएनए इज इंजेक्टेड। इसमें पूरा कैप्सिड क्यों नहीं आया एचआईवी की तरह? लॉजिक लॉजिक बेटे, इसमें वायरल डीएनए ऑलरेडी बना हुआ है। एचआईवी में कैप्सिड पूरा इसलिए आ रहा था कि उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसका आरएनए चाहिए था, ताकि क्या बनाता? वायरल डीएनए। वायरल डीएनए तो ऑलरेडी बना हुआ है। अगर एचआईवी का भी बना होता तो उसका भी सिर्फ डीएनए ही आता, तो इसका सिर्फ डीएनए आता इंजेक्टेड होस्ट में। तो आने के बाद करेगा क्या? दो में से कोई एक रूट ले लेगा, या तो एचआईवी की तरह तबाही फेर देगा, लाइटिक साइकिल, कंट्रोल संभाला मशीनरी का और सबको मल्टीप्लाई, तोड़ भी दिया होस्ट को मल्टीप्लाई। एक दूसरा फेज भी ये ले लेता, उसको क्या कहते हैं? लाइसोजेनिक, को एग्जिस्ट, मतलब इनकॉर्पोरेट तो हो गया है लेकिन अभी संभाल नहीं रहा वो, उसको बैक्टीरिया को कह रहे तुम ही चलाओ, तुम ही चलाते रहो काम, लेकिन कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी। अच्छा इसके दो नाम याद रखने ऑल्टरनेटिव। लाइटिक फेज का एक दूसरा नाम है विरुलेंट फेज, विरुलेंट कहते हैं डेंजरस को, डिजीज कॉजिंग, और लाइसोजेनिक का दूसरा नाम क्या है? टेम्परेट फेज। और एक और लाइटिक साइकिल में बात लिखी हुई है, तीसरी चौथी लाइन उसकी पढ़ो, मल्टीप्लाइज टू फॉर्म 200 कॉपीज, कितनी देर के अंदर? 25 मिनट में। दिस इज अ हाई रेट, वेरी हाई रेट, 25 मिनट के अंदर अंदर। ये देखो, फिर इसमें एक प्रोसेस आता है इंडक्शन का, इधर देखना मेरी तरफ, मैं इंडक्शन आसान वर्ड में समझाता हूं। एक बैक्टीरियोफेज का वायरल डीएनए अंदर गया हुआ बैक्टीरिया के लाइसोजेनिक साइकिल में, किसमें? एकदम उसको ख्याल आया नहीं मैंने लाइटिक में कन्वर्ट होना है, तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम क्या है? तो इंडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लाइसोजेनिक साइकिल इज कन्वर्टेड इनटू लाइटिक साइकिल। प्रोवायरस प्रोफेज, क्या नाम है उसका? प्रोफेज। प्रोवायरस कहां यूज किया है? एचआईवी के लिए, होस्ट डीएनए पे। ये प्रोफेज कब यूज कर रहे हैं? ये लाइटिक वायरस के लिए, कि वो भी होस्ट डीएनए पे जाके उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो अगर मैं इसकी कॉन्सेप्चुअल डायग्राम देखूं तो कुछ ऐसी बनेगी। हुआ क्या? यहां से शुरू करते हैं सेंटर से, अटैचमेंट,
अटैचमेंट के बाद पेनिट्रेशन, 2 रूट लेगा, या तो क्या लेगा लाइसोजेनिक साइकिल, या कौन सा रूट लेगा मल्टीप्लिकेशन। और लाइसोजेनिक भी कब जाके लाइटिक में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोसेस का नाम क्या है, इंडक्शन। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क।